हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेनिंजाइटिस को। मेनिंजाइटिस के अंदर हम लोग देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, साथ ही साथ इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, इसके सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर भी हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट और जो मेडिकल मैनेजमेंट है उन दोनों को भी यहाँ पर कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मेनिंजिस क्या होता है, सबसे पहले ये समझना। मेनिंजिस आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस, ठीक है। अब मेनिंजेस जो है, मेनिंजेस लेयर्स आर, अब मेनिंजेस जो होती है ना, ये 3 लेयर्स होती है टोटल, ठीक है। सबसे पहले ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर और हमारे पास पिया मैटर। ये 3 कुछ लेयर होती है जिनको हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अब देखते हैं मेनिंजाइटिस क्या होता है। मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस। अब ये जो मेनिंजेस होती है ना, इनके इन्फ्लामेशन को हम लोग बोलते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है। अब ये जो इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग यहाँ पर हुई है, इसका क्या कॉज होता है, इसके कौन कौन से कॉजेज होते हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनकी वजह से मेनिंजाइटिस कॉज हो सकता है, सच एज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। यहाँ पर जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की कैटेगरी है वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरिया इन्फ्लुएंजा करवाने के लिए, ठीक है, सॉरी, मेनिंजाइटिस करवाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वायरसेस, ठीक है, यानी कि वायरसेस भी यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें फंगाई के बारे में, सो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स यहाँ पर जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा कोकाइडियोट्स इमिटिस, ठीक है, ये भी एक फंजाई की कैटेगरी है जो कि यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ जो पैरासाइट्स होते हैं वो भी जो मेनिंजाइटिस कॉज करवाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस का यहाँ पर मतलब होता है साइन एंड सिम्टम्स। क्या क्या सिम्टम्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले डिक्रीज्ड एपेटाइट, ठीक है। एपेटाइट का यहाँ पर मतलब होता है कि पर्सन जो फूड जो ईट करता है ना, बेसिकली जो भी उसकी ईटिंग कैपेसिटी होती है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी इस कंडीशन के अंदर। इसके अलावा इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी यहाँ पर, स्लीपनेस देखने को मिलेगी, यानी कि काफी ज्यादा लैक ऑफ एनर्जी पेशेंट को फील होगा। इसके अलावा लेथार्जी भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अब लेथार्जी क्या होता है, ये क्या होता है ना, एक स्टेट ऑफ ड्राउजीनेस, ये एक स्टेट होती है ड्राउजीनेस की जिसके अंदर लैक ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी, ठीक है। यानी कि जिस कंडीशन के अंदर लैक ऑफ फिजिकल और मेंटल एनर्जी के अंदर आपको लैक देखने को मिलता है, यानी पेशेंट को ड्राउजीनेस फील होती है इस कंडीशन में। इसके अलावा पेशेंट को मेनिंजाइटिस की कंडीशन के अंदर हाई फीवर भी देखने को मिल सकता है। हेडेक यहाँ पर होता है साइन एंड सिम्टम में। स्टिफनेस देखने को मिल सकती है। सेंसिटिविटी, नौशिया और वॉमिटिंग भी इस केस में देखने को मिलती है। इसके अलावा अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ठीक है, यानी जो पेशेंट का मेंटल स्टेटस होता है वो यहाँ पर अल्टर्ड देखने को मिलता है इस कंडीशन के अलावा अंदर, सॉरी। सो इसके अंदर यहाँ पर 2 साइन एंड सिम्टम्स और होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, पहला तो कर्निक साइन, ठीक है। अब कर्निक साइन यहाँ पर क्या होता है, when the patient is lying with the thigh flexed on the abdomen, the leg cannot be completely extended, ठीक है। अब यहाँ पर कर्निक साइन क्या होता है कि जिसके अंदर पेशेंट को यहाँ पर हॉरिजॉन्टली लिटाया जाता है, ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है ना कि जो पेशेंट की थाई होती है, ठीक है, वो फ्लेक्स्ड होती है एब्डोमेन पर, ठीक है। जैसे कि ये जो एब्डोमेन वाला एरिया है यहाँ पर, इसके ऊपर थाई जो है ये फ्लेक्स्ड है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है ना, द लेग कैन नॉट बी कम्प्लीटली एक्सटेंडेड, और एब्डोमेन पे थाई को फ्लेक्स करने के बाद, ठीक है, जो लेग होता है ना ये वाला, वो कम्प्लीटली एक्सटेंड नहीं हो सकता है, ठीक है। उसको बोलेंगे हम लोग कर्निक साइन, ठीक है, जो कि मेनिंजाइटिस की कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक और यहाँ पर साइन होता है जिसको बोलते हैं ब्रुडजिंग साइन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, when the patient's neck is flexed, the flexion of the knees and hips is produced with the lower extremity of one side passively flexed. A similar movement is seen in the opposite extremities. तो यहाँ पर इस साइन के अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट होती है ना, उसकी नेक को अगर हम लोग फ्लेक्स करते हैं इस तरीके से, तो उसके अंदर क्या होता है, फ्लेक्शन
ऑफ द नीज एंड हिप्स इज प्रोड्यूस, यानी कि जो नीज, ये जो नीज वाला पार्ट है और ये जो हिप्स वाला पार्ट है ना, इसके अंदर भी एक फ्लेक्शन देखने को मिलता है जब हम नेक को फ्लेक्स करते हैं, ठीक है। और ये जो साइन है ना, ये अपोजिट भी देखने को मिलता है, यानी कि अगर हम लेग लेग को इस तरीके से फ्लेक्स करेंगे ना, तो वहां पर जो नेक वाला पोर्शन है उसके अंदर भी हमें फ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिडजिंग साइन यहाँ पर, ठीक है। सो आई होप आपको दोनों यहाँ पर समझ आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। सो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहले है ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि जो भी कॉजेज हमने पढ़े उन सारे कॉजेज की वजह से, यानी कि ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से ऑर्गेनिज्म एंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम। जो ब्लड स्ट्रीम होती है ना, वहां पर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स, उनकी एंट्री हो जाएगी। क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, इन्फ्लामेशन अकर इन मेनिंजेस, और जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसको वो क्रॉस करेंगे और इन्फ्लामेशन करेंगे मेनिंजेस के अंदर। रिड्यूस ब्लड सप्लाई, इसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी। एंड ऑल्सो रिड्यूस द सर्कुलेशन ऑफ CSF, और जो हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वहां पर सर्कुलेशन डिक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है ना, वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ICP इंक्रीज होने की वजह से जो ये कंडीशन है वो काफी ज्यादा सीवियर हो जाएगी, ठीक है। वो तो आपने जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर का जो वीडियो है ना, वो आप जाकर देख सकते हो, वहां पर मैंने डिटेल में समझाया है कि जो ICP होता है ना, उसके इंक्रीज होने की वजह से बेसिकली क्या होता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास डायग्नोसिस, यानी कि इस कंडीशन के अंदर डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। सो डायग्नोसिस के अंदर बेसिकली फिजिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है सबसे पहले, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग जो साइंस होते हैं ना, जो हमने डिस्कस किए थे, कर्निक साइन और ब्रुडजिंग साइन, ठीक है, इन दोनों को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री कलेक्शन करवाया जाता है पेशेंट का, और ब्लड टेस्ट भी यहाँ पर करवाया जाता है, जिसके अंदर इंक्रीज WBC देखने को मिलती है मेनिंजाइटिस के केस में। नेक्स्ट है हमारे पास लंबर पंचर, जिसके अंदर क्या होता है, द टेस्ट इज डन बाय एस्पायरेट CSF, यानी CSF को एस्पायरेट करते हैं इस टेस्ट के अंदर फ्रॉम द L3 एंड L4, जो L3 और L4 वर्टिब्रे होता है वहां से। इट्स कंटेंट असेस एज, इसके अंदर क्या देखते हैं, जो प्रोटीन होता है ना, वो बेसिकली मेनिंजाइटिस की कंडीशन के अंदर 100 मिलीग्राम डेसीलीटर से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और नॉर्मली जो प्रोटीन होता है वो कितना होता है, 15 से लेकर 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक। वहीं अगर बात करेंगे ग्लूकोज के बारे में, तो वो डिक्रीज हो जाता है अबाउट 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक मेनिंजाइटिस के केस में, और नॉर्मली 45 से लेकर 75 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर WBC की बात करें तो वो इंक्रीज हो जाएगी इस केस के अंदर, और CSF और MRI करवाने के लिए भी यहाँ पर मेनिंजाइटिस में डायग्नोसिस में ही करवाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। सो मैनेजमेंट, या फिर जिसको हम लोग ट्रीटमेंट बोलते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर मेडिकल मैनेजमेंट को, ठीक है। सो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग देखेंगे कि ड्रग्स कौन कौन सी यूज की जाती है यहाँ पर जिस ट्रीटमेंट के दौरान। सबसे पहले है क्रिस्टलॉइड इन्फ्यूजन, इफ द पेशेंट इज इन शॉक और हाइपोटेंसिव। अगर पेशेंट जो है वो हाइपोटेंसिव है या फिर शॉक की कंडीशन पेशेंट के अंदर है, तो यहाँ पर क्रिस्टलॉइड इन्फ्यूजन IV रूट से दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास IV एंड ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। सो IV फ्लूइड एडमिनिस्टर किया जाता है और ऑक्सीजन भी यहाँ पर एडमिनिस्टर की जाती है पेशेंट को। इफ द पेशेंट इज अलर्ट एंड इन स्टेबल कंडीशन, यानी कि पेशेंट जो है वो अलर्ट है और स्टेबल कंडीशन के अंदर है, विद नॉर्मल वाइटल साइंस, ऑक्सीजन शुड बी एडमिनिस्टर, तो ऑक्सीजन यहाँ पर एडमिनिस्टर करनी चाहिए हमें। इसके अलावा सल्फोनेमाइड्स, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जो सल्फोनेमाइड्स होती है वो एंटीबैक्टीरियल ड्रग होती है, तो वो दी जाती है। इसके अलावा एंटीवायरल ड्रग्स भी यहाँ पर यूज की जाती है। सिस्टमेटिक एंटी फंगल ड्रग और वैक्सीन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी यहाँ पर यूज की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स जो है ड्रग्स, वो भी यहाँ पर मेडिकेशंस यूज की जाती है, ठीक है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स जैसे कि मैनिटॉल, ठीक है, ये क्या करती है, मे रिड्यूस सब एरिकनॉइड स्पेस प्रेशर बाय क्रिएटिंग एन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बिटवीन CSF इन द आर्कनॉइड स्पेस एंड प्लाज्मा, ठीक है। यानी कि जो आर्कनॉइड स्पेस होता है और प्लाज्मा होता है ना, उनके बीच में जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है उसको जो है यहाँ पर ये रिड्यूस करती है, ठीक है। लूप डायूरेटिक्स जो है वो भी यहाँ पर यूज की जाती है, जैसे कि फ्यूरोसिमाइड, ठीक है, इज ए लूप डायूरेटिक दैट इंक्रीज द एक्सक्रिएशन, जो कि एक्सक्रिएशन को बेसिकली बढ़ाती है ताकि बॉडी के अंदर या ब्रेन के अंदर
एडिमा कॉज ना हो, ठीक है। इसके अलावा एंटी कन्वल्सेंट भी यहाँ पर यूज की जाती है, ठीक है। एंटी कन्वल्सेंट्स, एंटी कन्वल्सेंट्स क्या करती है, आर यूज टू हेल्प एग्रेसिवली कंट्रोल्ड सीजर्स। सो मेनिंजाइटिस की वजह से ब्रेन के अंदर जो अबनॉर्मल चेंजेस होंगे ना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज के अंदर, उसकी वजह से सीजर्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एंटी कन्वल्सेंट ड्रग भी यहाँ पर देते हैं पेशेंट को। सो ये था हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट। लास्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में डायरेक्टली अलग से पूछ लेगा कि मेनिंजाइटिस के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है। तो एक बार इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नर्स का यहाँ पर क्या रोल है, असेस न्यूरोलॉजिक स्टेटस। जो भी पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है, ब्रेन का स्टेटस है, उसको यहाँ पर असेस करना है, ठीक है। इस जिसके लिए हम लोग जीएसएस भी कर सकते हैं, ग्लासको कोमा स्केल जो होता है ना, जीसीएस, वो भी यहाँ पर करवाया जाता है, ठीक है। एंड वाइटल साइंस कॉन्स्टेंटली, वाइटल साइंस को भी कॉन्स्टेंटली हमको चेक करना है। असेस ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर को असेस करना है इस कंडीशन में। रैपिड आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट में बी प्रिस्क्राइब्ड, बट टेक केयर नॉट ओवर हाइड्रेट पेशेंट बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ सेरिब्रल एडिमा। सो अगर आईवी इन्फ्यूजन रेगुलरली करवाए जा रहे हैं तो उस केस के अंदर आपको ये भी ध्यान रखना है कि पेशेंट जो है ओवर हाइड्रेट ना हो जाए और जिसकी वजह से सेरिब्रल एडिमा कॉज ना हो जाए पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी, मॉनिटर डेली वेट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट एंड यूरिन आउटपुट, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे पास इनपुट आउटपुट चार्ट है उसको कंप्लीटली मेंटेन रखना है इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, इन्फॉर्म फैमिली अबाउट पेशेंट्स कंडीशन एंड एजुकेट अबाउट ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग, ऑल्सो गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ठीक है। यानी कि पेशेंट की जो फैमिली है और पेशेंट को कंप्लीटली पूरे ट्रीटमेंट के बारे में समझाना है और उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी यहाँ पर प्रोवाइड करना है। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इस पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है।